हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं उसको स्टडी किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस दिए हुए हैं, उनकी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पोजीशन वेक्टर्स दी हुई है और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उनकी वेलोसिटीज़ दी हुई है, तो हम उनके सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो कैसे निकालेंगे उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ n पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1, m2, m3 और mn हैं और उनकी पोजीशन वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर r3, वेक्टर rn हैं, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो उसकी वेलोसिटीज़ है, पार्टिकल m1 की v1 है, पार्टिकल m2 की v2 है और पार्टिकल m3 की v3 है और इस तरह से nth पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी vn है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इनके सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसको तो हम लोगों ने पहले भी स्टडी कर रखा है कि अगर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है और उन सारे पार्टिकल्स की अगर पोजीशन वेक्टर दी रखी है तो कैसे उनके हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। सिंपली वैसा ही हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है आपका कि जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दैट विल बी इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 अप टू mn वेक्टर rn डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। तो ये आपको दे दिया सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है टोटल n पार्टिकल्स का, ये आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल गया आपको, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो है सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका ये है, ठीक है। अगर हम इस जो आपका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का आया, इसको अगर हम दोनों साइड जो इक्वेशन है दोनों साइड अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू m1 इंटू डी आर वन अपॉन डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू अपॉन डी टी अप टू mn प्लस डी आर एन अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई टोटल मास। हमने क्या किया है, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। तो डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू m1 इंटू डी आर वन अपॉन डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू अपॉन डी टी अप टू mn इंटू डी आर एन अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है। तो हमने टोटल मास को इधर लेते आए हैं, तो आपका टोटल मास आप देख सकते हैं कि टोटल मास को हमने इधर लेते आया है m1 प्लस m2 अप टू mn within the brackets into drcm upon dt is equal to m1 into dr1 upon dt plus m2 into dr2 upon dt so on mn into drn upon dt। तो ये देखिए टोटल मास को हमने, जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, तो टोटल मास को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, कैपिटल M से, ठीक है। तो कैपिटल M से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इसको और डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू m1 इंटू डी आर वन अपॉन डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू अपॉन डी टी सो ऑन mn इंटू डी आर एन अपॉन डी टी, mn इंटू डी आर एन अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये डी आर सी एम अपॉन डी टी दिस गिव्स यू व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दैट गिव्स यू द velocity of the center of mass of the n particle system at that particular instant, right? तो m into vcm is equal to dr1 upon dt क्या देगा, this is the rate of change of position vector of first particle of mass m1। तो ये v1 हो गया, जो कि आपको पता है कि हमने बता रखा है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। इस तरह से डी आर टू अपॉन डी टी क्या दे देगा, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल दैट गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसी तरह से आपका चलता जाएगा और प्लस m1 इंटू वी एन, ठीक है। तो कैपिटल M इंटू वी सी एम that gives you the linear momentum of center of mass
दैट इज इक्वल टू P1, ये m1 इंटू वी वन क्या हो जाएगा, m1 इंटू वी वन दैट इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 इंटू वी टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। इस तरह से सारे लीनियर मोमेंटम सारे पार्टिकल्स ऐड होते जाएंगे, प्लस Pn इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी n पार्टिकल सिस्टम है तो पूरे सिस्टम का जो नेट लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, दैट विल बी योर वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 अप टू वेक्टर Pn, और उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। मतलब अब कोई आपके पास n पार्टिकल सिस्टम है और हर एक पार्टिकल का आपके लीनियर मोमेंटम पता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो पूरे सिस्टम का जो नेट लीनियर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस इक्वेशन से पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यही जो आपका अब हम इसको क्या करेंगे, जो ये लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो इक्वेशन आया है, अब इस इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो आप देखेंगे चूँकि लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, दैट इज m इंटू डी बी सी एम अपॉन डी टी है भाई। पी सी एम जो PCM होता है दैट इज़ कैपिटल M इंटू VCM, कैपिटल दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, M इंटू VCM होता है। ये लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अभी जो हम लोगों ने देखा। तो इसी को हम दोनों तरफ क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं। तो m तो दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, तो वो तो कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू डी वी सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी विद इन द ब्रैकेट P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। ये P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn ये क्या है, दैट इज़ द नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी टी इंटू पी नेट। ये जो टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn है, दैट गिव्स यू द व्हाट, दैट गिव्स यू द नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो dPn तो dP नेट अपॉन dt, दिस गिव्स यू व्हाट, यहाँ से हम लोगों ने पहले भी देख रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है कि दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट गिव्स यू द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम। जो न्यूटन सेकंड लॉ हमें बोलता है कि अगर आपका कोई सिस्टम है टोटल, उसमें अगर n पार्टिकल्स हैं तो पूरे सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज़ इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ये dP अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अच्छा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है डी वी सी एम अपॉन डी टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। m क्या है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ACM। ACM इज व्हाट, ACM इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई n पार्टिकल्स हैं, सबकी मास उस दिए हुए हैं, सबकी अलग अलग एक्सेलरेशन दी हुई है, तो पूरे पार्टिकल तो उस पूरे सिस्टम पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, उस सिस्टम पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके बाहर आता है, वो क्या है, अगर मान लीजिए कोई आपके पास सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है और उस सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है। तब उस केस में क्या हो जाएगा, उस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाने का मतलब क्या है, दैट इज़ सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ नेट
सेंटर ऑफ मास के एसोलेशन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एसोलेशन जीरो हो जाने का मतलब क्या है कि उस सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट लीनियर मोमेंटम है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाए, उस सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट लीनियर मोमेंटम है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि नेट लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो पूरे सिस्टम का जो नेट लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ एंड पार्टिकल्स है, अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है, मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, दैट विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि हाँ, अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया इससे क्या कंक्लूजन निकल करके बाहर आया? इससे यही निकल के बाहर आया कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है उसमें टोटल कितने भी कुछ भी पार्टिकल्स हों, चाहे एन पार्टिकल्स हों, चाहे 4 पार्टिकल हों, चाहे 3 पार्टिकल हों, अगर उस सिस्टम पर उस सिस्टम का जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, उस सिस्टम पे अगर बाहर से भी अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका पूरा जो नेट इफेक्ट है, मतलब जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर अगर जीरो है तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपका लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी के बेस पर अगर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है देखें जरा। 2 bodies of masses 10 kg and 2 kg are moving with velocities 2i cap minus 7j cap plus 3k cap meter per second and minus 10i cap plus 35j cap minus 3k cap meter per second respectively। ठीक है, find the velocity of center of mass and momentum of the system। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो सिस्टम है वो 2 पार्टिकल सिस्टम है, दोनों पार्टिकल की अलग अलग मास दी हुई है, 10 kg एंड 2 kg। 10 kg की जो वेलोसिटी है, 10 kg की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड, और जो 2 kg की वेलोसिटी है दैट इज़ माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप माइनस 3k कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको क्या पूछ रहा है, ये जो 2 मास सिस्टम है, 2 मास सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछ रहा है, और इस 2 मास सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम मतलब सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, एग्जैक्टली मतलब पीसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है, M1 दे रखा है 10 kg, M2 दे रखा है 2 kg, V1 दे रखा है आपका 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड, V2 दे रखा है आपका आपको माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप माइनस 3k कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज पीसीएम। ये क्या है आपका, तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि सेंटर ऑफ मास का जो पहले तो बात, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी दैट इज m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये तो आपको पता ही, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, कि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लें पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंट, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, तो या फिर हम इसको ऐसे करें कि m इंटू VCM कर दें, m इंटू VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और जो m इंटू VCM होता है दैट इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाता है। तो आप यहाँ से निकाल लें इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लें, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 10 kg है, और v1 की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और v2 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप
माइनस 3k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो गया 10 + 2 हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आपका आ जाएगा 20i कैप माइनस 70j कैप प्लस 30k कैप प्लस विद इन द ब्रैकेट माइनस 20i कैप प्लस 70j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, डिवाइड बाई 12। तो ये ऊपर आपका आ जाएगा 24k कैप डिवाइड बाई 12। तो आगे आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2k कैप मीटर पर सेकेंड। और सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो हो जाएगा दैट इज m इंटू VCM हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 12 kg है, मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM कितना हो गया 2k कैप, मतलब 24k कैप जो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।